बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। हिस्ट्री के हमारे कल के लेक्चर में जो कि फर्स्ट लेक्चर था, हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी: दिल्ली प्रपोजल, साइमन कमीशन और रिएक्शन ऑफ मुस्लिम लीग। और आज हम 14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म डिस्कस करेंगे। इनको उर्दू में कायदे आज़म के 14 नुकात कहा जाता है। दरअसल पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है, जो मूवमेंट है, जो तहरीक आज़ादी है, उसके अंदर इन 14 नुकात को बहुत अहमियत हासिल है। कैसे? उसकी वजह यह है कि इन पॉइंट्स के अंदर बेसिकली वो स्केच मौजूद है, वो रोड मैप मौजूद है जिसके ऊपर चलकर पाकिस्तान हासिल किया गया। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें डिस्कस की गई जो दिल्ली प्रपोजल्स, नेहरू रिपोर्ट्स और पीछे जितने जो मीटिंग्स थी ब्रिटिश के साथ, इंडियन हिंदूज़ के साथ, कांग्रेस के साथ, वो तमाम चीज़ें इसमें क्लोज़ कर दी गई और एक परफेक्ट अंदाज से इसको पेश किया गया। हम इसको रीड भी करेंगे, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपने 14 पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। ये 14 के 14 पॉइंट हाईलाइट करेंगे आप। सबसे पहले इसमें डेट हाईलाइट करें। मुस्लिम लीग कन्वेंस सेशन इन दिल्ली ऑन 28 मार्च 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली के अंदर मुस्लिम लीग का इजलास हुआ। इट वॉज इन दिस मीटिंग दैट कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स, जिसके अंदर कायदे आज़म ने अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए। नंबर 1, the form of the future constitution should be federal with the residual powers vested in the provinces. The form of fortune constitution, मुस्तकबिल में जो भी कानून बनाया जाएगा वो फेडरल होगा, यानी कि वो किसी एक प्रोविंस में नहीं होगा बल्कि वो फेडरल होगा, वफाकी होगा, पूरे सेंटर पे उसका लागू होगा, वो वफाक की तरफ से डिजाइन किया जाएगा। एंड रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस, जिसमें सूबों को भी हक हासिल होगा और सूबे मशवरा दे सकेंगे, डिज़ाइन करवा सकेंगे। नंबर 2, यूनिफॉर्म मेयर्स ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस। तमाम सूबों को यकसा हकूक़ हासिल होंगे। जितने भी प्रोविंस होंगे उनको जो राइट्स हैं वो सेम टू सेम होंगे। पॉइंट नंबर 3, आर लेजिस्लेटर्स इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज shall be constituted on a definite principle of etiquette and are effective in representation of minorities in every province without reducing majority in any province to minority of equality. Listen carefully. All legislate in the country, मुल्क के जितने भी कवानीन होंगे, elected bodies shall be constituted as a definite principle, वो एक ही असूल के तहत बनाए जाएंगे। And adequate and effective representation will be in the province without reducing majority into minority and minority into majority, यानी किसी अक़लियत को अक्सरियत में नहीं बदला जाएगा, किसी अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदला जाएगा, बल्कि उनके सेम होते हुए उनको जो है वो राइट्स दिए जाएंगे। जहाँ पर मिनॉरिटी होंगे मुस्लिम्स, वहाँ पर उनको मिनॉरिटीज़ के राइट्स दिए जाएंगे, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी होंगे उनको वहाँ पर मेजॉरिटी के राइट्स दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस दैन 1/3, यानी जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव का डिसीजन होगा या जब किसी भी चीज़ का डिसीजन वफाकी तौर पर किया जाएगा तो मुस्लिम्स को जो उसमें रिप्रेजेंटेशन है वो 1/3 होगी, यानी तीसरा हिस्सा उसमें लाजमी दिया जाएगा उस वक्त, ताकि वो अपने पॉपुलेशन बेस पर उसको डिफाइन कर सके। पॉइंट नंबर 5, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स shall continue to be means of separate electorate as present
It shall be open to any community at any time to abandon separate electorate, favor of joint electorate. सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाएगा, यानी जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाएगा। और ये हक न सिर्फ मुसलमानों को होगा, बल्कि जो भी अक़लियत इस कम्युनिटी में मौजूद है उसको उसकी आबादी, उसकी पॉपुलेशन के लिहाज से जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाएगा। Not only for Muslims, not only for Hindus, not only for Sikh, not only for जैसे ईसाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जुदागाना हक जो है इंतखाब का वो तमाम के लिए होगा। पॉइंट नंबर 6, any territorial distribution that might any time be necessary shall not in way affect Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP promise। कोई भी ऐसा कानून, पॉइंट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसी तब्दीली, कोई भी ऐसी हदबंदी, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि मुसलमानों की अक्सरियती आबादी जो कि बंगाल में, पंजाब में और NWF में ऑलरेडी है उसको तब्दील करे। ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई जो है वो हदबंदी नहीं की जाएगी, ऐसी किसी किस्म भी की तकसीम को अगेंस्ट जाएंगे, मुस्लिम उसके हक में नहीं जाएंगे, क्योंकि NWFP जो कि अब KPK है और बंगाल और पंजाब ये उस वक्त मुस्लिम आबादियों पर मुश्तमिल थे, इनमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादियाँ थीं। इस वजह से कायदे आज़म ने इस पॉइंट में ये बात क्लियर की कि कोई कानून बनाकर, कोई हदबंदी बनाकर किसी किस्म के भी तरह से इन मुस्लिम कसरियती आबादी को तहलील नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, full religious liberties shall be granted to all communities। जितनी कम्युनिटीज़ होंगी उनको मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मरहट्टे भी हैं, बुद्ध मत के पैरोकार भी हैं, मुसलमान भी हैं। जो जिस मज़हब का पैरोकार है उसको मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पॉइंट नंबर 8, नो बिल ऑफ रेजुलेशन शैल बी पास्ड। कोई भी तरमीमी बिल पास नहीं किया जा सकेगा if any legislative thereof of the members of that community oppose the bill। कि जिस कम्युनिटी के लिए वो बिल पास किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर उसी कम्युनिटी के मेंबर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं हो सकता, चाहे उसके लिए वोट ज़्यादा ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 9, सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम द बम्बई प्रेसिडेंसी। सिंध को बम्बई सूबे से अलग किया जाए, ये एक मेन पॉइंट था, क्योंकि बम्बई के साथ सिंध को अटैच कर दिया गया था, जबकि सिंध और इस साइड के जो इलाके थे उनमें मुसलमान आबादियाँ ज़्यादा थीं। पॉइंट नंबर 10, रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस इन NWFP। NWFP क्योंकि शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल थे, यहाँ पे आमदोरफ्त के ज़राए नहीं थे, रोड्स नहीं बनाए गए थे, और ये कबायली आबादियाँ थीं, पश्तून और पठान लोग यहाँ पर आबाद थे, कबाइल आबाद थे। इस वजह से इनको इग्नोर और नज़रअंदाज किया जाता था। कायदे आज़म ने अपने नुकात में बाकायदा इस बात पर जोर दिया कि NWF और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएँ, इस्लाहात लाई जाएँ, लेजिस्लेटिवली डेवलपमेंट की जाए, रोड्स बनाए जाए, वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए। तो ये भी बाकायदा इन पॉइंट्स के अंदर इनको हाईलाइट किया गया था। पॉइंट नंबर 11, Muslim would be given adequate share in all services having due regard to the requirements of the efficiency। सलाहियत की बिना पर मुसलमानों को हर शोबे में, हर सर्विसेज में हक दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम्स को ब्रिटिश रूल में सर्विसेज में हक हासिल नहीं था, उनको जॉब का हक हासिल नहीं था, उनको वोट देने का हक हासिल नहीं था, तालीम का हक हासिल नहीं था, एग्रीकल्चर का हक हासिल नहीं था। तो कायदे आज़म ने कहा कि मुस्लिम्स को हर शोबे में, हर सर्विसेज में हक दिया जाए। पॉइंट नंबर 12, देयर शैल बी कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड रिलीजन। कि मुसलमान सकाफत का, मुसलमान मज़हब का हर सतह पर हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13,
1/3 representation shall be given to the Muslim in central or maybe provisional cabinet. कायदे आज़म ने ये चीज़ भी एक्सप्लेन की कि प्रोविंशियल कैबिनेट होगी या सेंट्रल कैबिनेट होगी, उसमें मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, मुसलमानों को हक दिया जाएगा, सो दैट दे कैन जनरेट देयर रूल्स, दे कैन जनरेट देयर लॉ, दे कैन जनरेट देयर सर्विसेज, दे कैन रिफॉर्म देमसेल्फ, दे कैन फाइंड देयर नेशन. एंड लास्ट point number 14, no change in constitution shall be made without the consents of the provinces. कि सूबों की शिरकत के बगैर, सूबों की शमूलियत के बगैर किसी भी कानून में तब्दीली भी नहीं की जाएगी. ऊपर पॉइंट था कि कोई नया कानून नहीं बनाया जा सकेगा, ना वफाकी ना सूबाई. यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि अगर कोई कानून पहले से मौजूद है, उसको कबूल कर लिया गया है सेम टू सेम, उसके अंदर अगर तब्दीली करने की ज़रूरत है तो भी तमाम सूबे उसके अंदर कंसेंट होंगे तो चेंज होगा, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकेंगे. तो ये कायदे आज़म के 14 नुकात हैं. दरअसल ये 14 नुकात नहीं थे, ये दरअसल कायदे आज़म की तरफ से मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए ब्रिटिश रूल और हिंदू रूल को क्लेरिफाई किया गया था कि व्हाट वी डिमांड, व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी वांट. These are very important points. And the diary of today's lecture is you have to learn the 14 points, because these 14 points will be very important in your next study, and you will write it on your register and you will WhatsApp to me so that I can check it. Allah Hafiz.